पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक नया पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं और वो पारिस्थितिकी तंत्र है परवाल भित्ति कोरल रीफ। परवाल भित्ति कोरल रीफ जैसा कि पूर्व में खुला सागर पारिस्थितिकी तंत्र ओपन ओशियन इकोसिस्टम्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का एक भाग है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पर्यावरण का या पारिस्थितिकी तंत्र का हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट पदावली का प्रयोग हम लोग पूर्व के क्लासों में कर चुके हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि ऐसा स्थल जहाँ पर विविध प्रकार के पादप और जंतुओं का आश्रय स्थल के रूप में जो क्षेत्र जाना जाता है वही पर्यावरण पारिस्थितिकी का हॉट स्पॉट कहलाता है। तो बहुत सारे हॉट स्पॉट है जल के अंदर, ये एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है जिसको हम लोग परवाल भित्ति या कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि परवाल भित्ति है क्या चीज। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परवाल जो है और भित्ति, ये दो शब्दों का पहले हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये एक नहीं है बल्कि दो चीज है, ठीक है। तो परवाल जो है एक प्रकार का जीव है, ठीक है, मतलब एनिमल। और भित्ति जो है इस जीव से निर्मित, ये जो जीव है परवाल, इससे निर्मित एक दीवार है। क्लियर? परवाल भित्ति जो शब्द आपने देखा, तो परवाल यानी जिसको कोरल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? कोरल, CORAL। और इसको क्या बोलते हैं? रीफ, REEF। तो ये कोरल जो है एक जीव है, परवाल क्या है? एक जीव है। और इस जीव के वजह से एक दीवार बन जाता है, यानी बहुत सारे परवाल आपस में मिल करके एक दीवार का निर्माण कर देते हैं और उसी को सम्मिलित रूप से मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? परवाल कोरल रीफ बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो परवाल है ये क्या है? तो इसकी दो संरचनाएं होती हैं। ये जो परवाल होता है इसमें कितनी संरचना होती है? दो संरचना होती है, 2 स्ट्रक्चर्स पे बना होता है। एक इसकी संरचना जो होती है वो चूना से निर्मित होता है, और ये जो चूना से निर्मित होता है ये काफी कठोर होता है। और ये कठोर होता क्या है? तो उसका खोल होता है जो बाहरी आवरण होता है। खोल का मतलब बाहरी आवरण। क्लियर? बाहरी आवरण। और ये जो उसका खोल होता है, बाहरी आवरण होता है, इसी के अंदर, किसके अंदर? इस बाहरी आवरण के अंदर क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। यह सूक्ष्म नहीं कहिए बल्कि मुलायम जीव होता है, वो कठोर नहीं होता है, ठीक है। मुलायम क्या होता है? जीव होता है। और यही मुलायम जीव क्या कहलाता है? परवाल कहलाता है। बात समझ में आई? तो इसकी संरचना दो तरीके से होती है। अगर आप समझने के अंदाज में समझें तो कुछ इस ढंग से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये एक जीव हुआ,
ठीक है। और इसके अंदर जो है इस प्रकार की मुलायम संरचना है, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो भाग हुआ वो कठोर है, ठीक है, और चूना निर्मित है, यानी चूना से बना हुआ है। चूना जम जाता है तो कठोर हो जाता है, पता ही है आपको। और जो अंदर वाला भाग है ये वाला सॉरी, ये मुलायम है। और ये जो मुलायम भाग है यही जीव है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जीव का मतलब कि उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, उसमें पाचन की प्रक्रिया होगी, उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होगी, उसमें चालन की प्रक्रिया होगी। ये सारी विशेषताएं जो होंगी तभी ना उसको हम जीव कहेंगे। तो ये सारी विशेषताएं इस अंदर वाले भाग में पाई जाती है जो काफी मुलायम होता है। तो असल में जीव ये है, लेकिन ये इतना मुलायम होता है कि यदि ये इसी अवस्था में रहता तो फिर ये इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाता, ये मर जाता। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस जीव को इसका जो बाहरी आवरण है वो चूना प्रधान है और वो कठोर है। जिस बाहरी आवरण में चूना प्रधान वाले भाग में कोई जैविक घटनाएं नहीं घटती, यानी ये इसमें न प्रजनन होगा, न ही इसमें पोषण होगा, न शोषण होगा। ये चूना से बन गया और इसी के अंदर जीव रहेगा। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि इस कठोर भाग और इस मुलायम भाग को ही सम्मिलित रूप से परवाल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुलायम भाग को परवाल बोलते हैं। इस परवाल की संरचना में जो चीजें उभर करके सामने आती हैं वो ये कि इसका बाहरी आवरण कठोर है, जो एक प्रकार से निर्जीव समझिए, लेकिन उसकी निर्जीवता अंदर के सजीवता का आधार है। अगर बाहर वाला भाग उसका निर्जीव नहीं रहे तो अंदर वाला भाग जो सजीव है वो जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए निर्जीव होने के बावजूद भी उसका बाहरी जो कठोर शैल है वो भी मिल करके, दोनों मिल करके परवाल या कोरल कहलाता है। बात समझ में आई? अब देखिए कि ये जो जीव है यानी परवाल, इसी की आगे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि परवाल हमेशा मरता रहता है, ठीक है, हमेशा क्या रहता है? मरता रहता है, मृत होता रहता है। हाँ। और इस मृत जो परवाल होता है इसके ऊपर नवीन परवाल जन्म ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो पहले वाला परवाल है वो मर गया तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया, बल्कि उसके स्थान पर उसके ऊपर में एक नया परवाल जो है वो जन्म ले लेता है। इस प्रकार से उसकी आकृति जो है बड़ी हो जाती, बढ़ने लगती है। और ये मरने का और नवीन परवाल के जन्म लेने का प्रक्रिया कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? परवाल के मरने और नई परवाल के जन्म लेने के परिणाम स्वरूप इसका परिणाम यह होता है कि पेड़ों के टहनियों के आकार का, पेड़ों के टहनियों के आकार का
आकार धारण कर लेता है, ठीक है, जी सर। धारण करता है, यानी है ये इतना बड़ा जीव, छोटा सा जीव जो आपको गोल करके बना के दिखाया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव आपस में जुड़ते चले जाते। एक मरा, उसके ऊपर नया जब जन्म ले लिया तो वो और बड़ा हो गया। तो इसकी संरचना जो है ना, जैसे पेड़ की टहनियां होती है ना, ऐसे से निकला हुआ शाखे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जिसको आप तना बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। तो एक बड़ा स्टेम होता है, उसके बाद फिर उसके ब्रांचेस, उसकी शाखें निकल जाती हैं, तो एक घना दरख्त बन जाता है। तो इसी प्रकार से परवाल जो है मृत और जीवित मिल करके एक बड़े पेड़ का आकार समुद्र के अंदर ले लेता है। और ये जो आकार लेता है तो ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। और उससे दीवार को हम लोग भित्ति करते हैं। जी, तो अब जो ये दीवार बन गया तो जीव परवाल था, जीव क्या था, परवाल था। और उसने, उस जीव ने एक दीवार का निर्माण कर दिया, तो उससे निर्मित जो एक प्रकार का जैविक संरचना बना, वही जैविक संरचना क्या कहलाया, परवाल भित्ति। बात समझ में आई? तो परवाल भित्ति, जिसको हम लोग कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार से जैविक संरचना हो गई। क्या हो गई, जैविक। अब देखिए यहां हम लोग परवाल अलग एक्सप्लेन किए, भित्ति अलग एक्सप्लेन किए, और अंत में आपको समझाया कि इसके अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए साहब, ये जो परवाल भित्ति है, ये जो परवाल जो जीव है, ये अकेला नहीं रहता है। परवाल अकेला नहीं रहता है, बल्कि सहोपकारिता के साथ रहता है। यह भी आपको समझना पड़ेगा, सहोपकारिता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। तो किसके साथ रहता है सिम्बायोटिक रिलेशन में, परवाल। तो एक दूसरा जीव है जिसको बोलते हैं जूजैनथेली। क्या बोलते हैं, जूजैनथेली। बात समझ में आई? ठीक है, यहां भी दो के संबंध से एक जीव उत्पन्न हो रहा है। परवाल अलग है, भित्ति अलग है, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन ये परवाल भित्ति का अस्तित्व जो है वो अकेला नहीं रहता है, बल्कि परवाल भित्ति जो बनती है वो इसलिए बनती है कि उसको बनाने में एक दूसरा जीव मदद करता है। तो ये दूसरा जीव कौन है, जूजैनथेली। जूजैनथेली एक जीव तो परवाल है जिसका पूरा विवरण मैंने दे दिया, दूसरा जीव आया जूजैनथेली। बात समझ में आई? अब परवाल और जूजैनथेली के बीच कौन सा संबंध है साहब, सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के जीवित रखने में सहयोग करना। कोई जीव एक दूसरे को जीवित रखने में सहयोग करता है एक दूसरे को, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उस संबंध को क्या बोलते हैं, सहोपकारी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशंस। तो कैसे सहयोग करता है, तो ये जो है ना परवाल इस जूजैनथेली को आवास उपलब्ध कराता है, हैबिटेट उपलब्ध कराता है। बात समझ में आई? यानी जूजैनथेली रहता है किसके ऊपर, तो परवाल के ऊपर, वो उसका घर है। और बदले में जूजैनथेली क्या करता है परवाल को, ठीक है, तो ये भोजन उपलब्ध कराता है। किसको, परवाल को। तो परवाल जूजैनथेली को आवास उपलब्ध कराता है,
यानी रहने का जगह देता है। बदले में जूजेंथेली क्या देता है? भोजन। भोजन देता है। जैसे इसको ऐसे मानिए आप कि दिल्ली वगैरह में ये सब बहुत चलता है कि कोई आदमी जो है वो नौकरी कर रहा है और एक फ्लैट लेकर के रह रहा है, तो उसको फुर्सत नहीं मिलता है कि खाना बनावे हो। तो कोई एक लड़का जो पढ़ने के लिए गया हुआ है वो उससे मिल लेता है साथ में कि देखिए भैया हम गरीब आदमी हैं, हमको अपने साथ रखिए आप। तो क्या फायदा होगा? तो हम तीनों टाइम का आपको खाना बना करके देते रहेंगे और पैर हाथ भी दबा देंगे। तो वो क्या देखेगा कि मेरा घर तो बंद ही रहता है, ऐसे ही हम चले ही जाते हैं। चलो ये दिन भर रह करके पढ़ेगा और हम जब आवेंगे तो बना हुआ खाना मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो उसको आवास चाहिए था। जो लड़का गया से पढ़ने के लिए दिल्ली गया है और दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको क्या चाहिए था? भोजन चाहिए था। तो दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे पर टिकी हुई है, निर्भर थी, इसलिए दोनों में संबंध स्थापित हो गया। तो इसी प्रकार के संबंध को सहोपकारिता संबंध बोलते हैं। तो परवाल अकेला नहीं है, सहोपकारिता संबंध के साथ जीवित रहने वाला प्राणी है। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो इसी सहोपकारिता को हम समझा रहे हैं कि परवाल और जूजेंथेली में कैसा सहोपकारिता है। तो बिल्कुल सिंपल में समझा लीजिए कि परवाल आवास उपलब्ध कराता है जूजेंथेली को और जूजेंथेली भोजन उपलब्ध कराता है परवाल को। ये रटवा रहे हैं इसलिए आपको क्लास में कि इसी को क्वेश्चंस बना देगा, तो आप उस समय कंफ्यूज कर देंगे। यस सर। क्योंकि जगह किसके पास है? परवाल के पास है, इसलिए वो जगह उपलब्ध कराएगा। और फोटोसिंथेसिस किसके पास है? तो जूजेंथेली के पास है, इसलिए भोजन उपलब्ध कराएगा। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखिए, हमने अभी तक के अपने समझाने के क्रम में सिर्फ ये समझाया है आपको कि परवाल भित्ति है क्या चीज। ठीक है, अब इससे आगे अपना सफर हम बढ़ाते हैं कि साहब इसके लिए, परवाल भित्ति के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है क्रम से बना करके दे देगा कि परवाल के लिए निम्न में से कौन भौगोलिक परिस्थितियां जरूरी हैं या जरूरी नहीं है। तो आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि परवाल की भौगोलिक परिस्थितियों को, यानी किस ज्योग्राफिकल फिनोमेना में ये पाया जाएगा। हर जगह नहीं पाया जाएगा। इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग भाग पर परवाल है, सभी जगह पे नहीं है। तो इतने कम क्षेत्र में है, इसका मतलब ये है कि ये विशेषीकृत जीव है। इसके लिए विशेष पर्यावरण और परिस्थिति की जरूरत है। अगर वो पर्यावरण, वो परिस्थिति उपलब्ध होगी तभी यह जीव पाया जाएगा, अन्यथा नहीं पाया जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को जानना हम लोगों के लिए काफी अनिवार्य है। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला जो भौगोलिक परिस्थिति इसके लिए है कि ये उष्ण कटिबंधीय सागरों में पाया जाता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय सागर। उष्ण कटिबंधीय सागर में पाया जाएगा। ये पहला इसकी परिस्थिति हुई। दूसरा, ये जो उसका उष्ण कटिबंध होगा वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर होगा, यानी अक्षांश पर होगा। बात समझ में आई? यस सर। तीसरी परिस्थिति ये होगा कि ये कम गहराई में होगा, यानी सागर में बहुत ज्यादा गहराई में ये नहीं होगा, बल्कि कम गहराई में होगा। चौथी इसकी शर्त है
कि अवसाद मुक्त जल होना चाहिए। अवसाद मुक्त जल, यानी गंदे जल में ये नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तापमान जो होना चाहिए वो 20 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 5 परिस्थितियां हैं जहां पर शैवाल पाई जाएंगी। कितना? 5 परिस्थितियां। अब सबके जो है वो अर्थ हम लोग लेते हैं। तो पहला है कि उष्ण कटिबंध। आमतौर पे हम लोग उष्ण कटिबंध को जो मानते हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, यही ना? यस सर। यही वो इलाका है कि जहां पर सूर्य वर्ष भर घूमता रहता है। ना सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जाता है, ना मकर रेखा के नीचे आता है। इसीलिए ये वो जोन है, ये जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, यानी ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और आदर्श उष्ण जोन हम लोग 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण मानते हैं। यानी ये ऐसा होता है कि जहां डोल ड्रम होता है, यानी हवाएं बिल्कुल शांत रहती हैं, शांत पेटी रहती है। कहीं के पर आपको 5 ही डिग्री तक का विस्तार मिलेगा। लेकिन एक विशेष भौगोलिक परिस्थितियां, वो उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच ही पाया जाता है, माना जाता है। और यहां पर हमने 30 डिग्री लिखा है उष्ण कटिबंध। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वो ऐसा इलाका है जहां पर प्रकाश वर्ष भर अवेलेबल है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सहोपकारिता वाला संबंध मैंने अब बनाया, तो जूजेंथेली क्या करता है? भोजन देता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, उसको भोजन मिलता है। तो अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो फिर प्रकाश मिलेगा नहीं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी नहीं, तो भोजन बनेगा नहीं और प्रवाल को भोजन मिलेगा नहीं। तो चूंकि उसके लिए भोजन का एकमात्र स्रोत स्वपोषण है, वो एक परजीवी के रूप में रह रहा है स्वपोषित जीव जूजेंथेली के ऊपर, तो इसलिए उसको उष्ण कटिबंध में होना अनिवार्य है। अगर शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में होगा तो ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ना प्रवाल को भोजन मिलेगा और ना वो जीवित रहेगा। तो इसलिए ये जीव उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। और उष्ण कटिबंध की परिभाषा क्या है? इसके मुताबिक ऐसे हम लोग उष्ण कटिबंध की परिभाषा मान के चल रहे हैं क्या? कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। लेकिन इसके परिवेश के अनुसार 30 डिग्री नॉर्थ या से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी अक्षांश के मध्य प्रवाल के लिए क्या हुआ? उष्ण कटिबंध हो गया। अब दूसरा, कम गहराई। तो आप जानते हैं कि सागर में भी जो प्लैंटक होते हैं, पादप होते हैं, तो वो भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। प्लैंटक में एक जू प्लैंटक आता है, एक फाइटो प्लैंटक आता है। तो मैं फाइटो प्लैंटक की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी कि सागर 2 भागों में बटा हुआ था। एक प्रकाशित भाग फोटिक एरिया और दूसरा अप्रकाशित भाग अफोटिक एरिया। यहां पर हमने पूर्व के क्लास में आपको बताया था कि सामान्य गहराई जो सागर की मानी जाती है वो 6000 फीट है। ये अलग बात है कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई 11000 फीट है, लेकिन औसत गहराई, हाँ, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा भाग समुद्री फीट में है, पानी फीट नापा जाता है। तो 6000 फीट गहरा है औसत गहराई मान के चलिए। उस औसत गहराई का 2 भाग हम लोग बांटे हैं। एक जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है
तो जहां तक सूरज का प्रकाश जाता है वो प्रकाशित 40 फोटिक भाग कहलाता है, फोटिक एरिया कहलाता है। और ये 200 मीटर, या हम कंफ्यूज करें 200 मीटर या फीट है, नहीं 200 फीट हो फीट ही है, फीट तक है। और उसके नीचे का भाग अप्रकाशिक है। तो ये जो प्रकाशित भाग है यही विलांचली भाग कहलाता है, और इसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यस और इसको क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण। तो इसलिए ये कम गहराई में पाया जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे में इसकी उपस्थिति 200 फीट के अंदर ही पाई जाएगी। क्लियर? अब अवसाद मुक्त होना चाहिए। क्यों अवसाद मुक्त होना चाहिए? क्योंकि इसके शोषण करने का अंग अगर अवसाद रहेगा तो उससे क्या होगा? बंद हो जाएगा और ये शोषण नहीं कर पाएगा, तो जिसके वजह से मर जाएगा। तो गंदा अगर पानी हो गया, ये सारी परिस्थितियां उपलब्ध है तीनों, और पानी डर्टी हो गया, अवसाद युक्त हो गया, अवसाद मुक्त नहीं रहा, तो भी वहां कोरल नहीं डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि कोरल मरने के बाद फिर दूसरा कोरल उस पर जन्म लेगा, वो जन्म ही नहीं लेगा, हमेशा के लिए सभी कोरल मर जाएंगे। तो इसीलिए स्वच्छ जल होना चाहिए। यहां पर स्वच्छ जल शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आई? और टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे कम होगा तो भी नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो फिर भी नहीं होगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और इससे अधिक होगा तो भी इसके लिए संकट का कारण बनेगा। वो कैसे? इस राज को थोड़ी देर के बाद एक नया शीर्षक में हम लोग पढ़ेंगे, जिस शीर्षक का नाम होगा आपको परवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग में ये टॉपिक्स आपको क्लियर होगा। अभी इतना मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो ये हुआ। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमको आपको बताना है वो ये कि परवाल के प्रकार कितने होते हैं, है ना? परवाल के प्रकार। परवाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरल। देखिए साहब, ये तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक परवाल को बोलते हैं तटीय परवाल भित्ति। एक को बोलते हैं तटीय परवाल भित्ति। इसका इंग्लिश होगा फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ। दूसरा जो होगा अवरोधक परवाल भित्ति। अवरोधक परवाल भित्ति, इसी को बोलते हैं बैरियर रीफ। और तीसरा होता है वलयाकार परवाल भित्ति। वलयाकार परवाल भित्ति। अटोल रीफ। इसका क्या इंग्लिश होगा? अटोल रीफ। तो देखिए इसका क्या है, समझने की जरूरत है। ये जो तटीय परवाल भित्ति है तो सागर के तट से ये लगा हुआ रहता है।
सागर का तट है, मिट्टी का भाग है, वो तटरेखा है। उसके बाद पानी ना होकर करके ये जीव कहीं दीवार बन जाती है खड़े खड़े। तो ऐसी आकृति अगर किसी सागर के तट पर परवालों की दीवार की बन जाए तो उसको हम लोग तटीय परवाल बोलते हैं। जैसे फ्लोरिडा के तट पर आप जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा ये। अंडमान निकोबार में जितने परवाल है वो सब तटीय परवाल के एग्जाम्पल है। मन्नार की खाड़ी में आप जाइएगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। यस सर। तो वहां पर जाइएगा तो आपको इस प्रकार के परवाल के दर्शन हो जाएंगे, यानी तट के साथ लगा हुआ परवाल आपको मिल जाएगा। उसी को हम लोग फ्रिंजिंग रीफ या तटीय परवाल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो अवरोधक परवाल भित्ति है, तो ये दोनों में तटीय ये वलयाकार में सबसे बड़ा होता है अवरोधक। इसकी आकृति तटीय या वलयाकार की छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन विरहत परवाल का जहां तक बात है तो हाँ, वो अवरोधक परवाल होता है, बैरियर रीफ होता है। तो इसकी बात क्या है कि ये तट से दूर में बनता है, तट से दूर में बनता है। और जब ये अवरोध बन गया तो इस परवाल, अवरोधक परवाल और तट के बीच में सागरीय भाग होता है। तो इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल्स आपको ऑस्ट्रेलिया देश या महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग पर मिलेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ काफी महत्वपूर्ण है। एक आइलैंड हो जाता है। हाँ, बात समझ में आ रही है। और जो तटीय परवाल भित्ति है वहां उसमें देखने की तट के साथ साथ तो रहता है, लेकिन जगह जगह कुछ जलीय भाग बन जाते हैं, उसको लैगून बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लैगून। लैगून। तो चारों ओर पानी, माने तट के निकट में चारों ओर स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग को लैगून का रूप ले लेता है। अब वलयाकार परवाल भित्ति का जहां तक बात है तो घोड़े का नाल आपने देखा है? उसी आकार का होता है। तो घोड़े के नाल के आकार का अगर रूप धारण कर ले परवाल तो उसमें क्या होता है कि घोड़े के नाल में तीन ओर से घुमावदार रूप से परवाल बना हुआ रहेगा और एक ओर सागर की तरफ उसके भाग खुले हुए रहेंगे। तो ऐसी आकृति जो बनेगी उसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? वलयाकार परवाल या अटॉल। आपको लक्षद्वीप में, जो भारत का लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप में बहुत सारे वलयाकार परवाल का या अटोल रीफ का आपको दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन रूप होते हैं परवाल के जो मैंने आपको बताया। अब देखिए अगला चीज जो हमें आपको पढ़ाना है वो ये जो अभी अभी हमने आपको कहा है कि साहब परवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग, ये क्या चीज है? परवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग। ये परवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग क्या है? तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि संक्षेप में कि ये परवाल भित्ति में, जो परवाल भित्ति एक जीवनुमा आकृति है, आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परवाल भित्ति की बीमारी है, ये रोग है। क्या है? रोग है, डिजीज है। कैसी डिजीज है? कैसी डिजीज है? तो एक्चुअली में जो परवाल होता है
वो सफेद हो जाता है। क्या चीज? उजला हो जाता है, जबकि परवाल चमकीला होता है, या कह लीजिए कि रंगीन होता है। ठीक है, तो जब परवाल रंगीन से सफेद हो जाए तो ये क्या है? सफेद होना ये परवाल का रोग है। तो परवाल जब सफेद हो जाता है तो वो एक प्रकार का परवाल की बीमारी है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन। अब प्रश्न ये होता है साहब कि ये रोग क्यों होता है? एक सवाल पैदा होता है, तो इसके लिए क्यों का जवाब है इसका सहोपकारिता संबंध। जो सिम्बायोटिक रिलेशंस अभी ऊपर में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये सहोपकारिता संबंध इसके लिए उत्तरदायी है। कैसे उत्तरदायी? अभी हमने आपको बताया कि इस सहोपकारिता संबंध में जूजेंथेली क्या कर रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें अगर तापमान में वृद्धि होती है, हमने कहा था ना 20 21 क्यों महत्वपूर्ण डिग्री, तो अगर तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में क्या होगी? वृद्धि अगर होगी तो इस वृद्धि का परिणाम क्या होगा? कि जूजेंथेली, रुकिए ना पहले, जूजेंथेली में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम जाएगा, बस अधिक ना हो जाएगा। तापमान वृद्धि में तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? ये वृद्धि हो जाएगी। अब जब प्रकाश संश्लेषण की दर वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी, होगी ना? यस सर। अब साहब जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाएगी तो क्या करेगा? कि इसका मतलब ये हुआ कि अधिक भोजन मिल गया, तो अधिक भोजन भी तो नुकसानदेह है ना। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि इस सहोपकारिता संबंध में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन। और वो परिवर्तन ये आएगा कि परवाल जूजेंथेली को जो है वो छोड़ देगा। जूजेंथेली का संबंध जो है टूट जाएगा। समझ गए? दो काम होगा, या तो परवाल खुद अपने ऊपर से हटा देगा जूजेंथेली को, या जो जूजेंथेली अपनी दर को कम कर लेगा प्रकाश संश्लेषण के। तो दोनों स्थितियों में जो उसका चमकीला रंग था, रंगीन रंग था परवाल भित्ति का, वो समाप्त हो जाएगा, वो सफेद लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? कि उसका आवरण तो चूने पत्थर का बना हुआ है, चूना का बना हुआ है। तो चूना का रंग कैसा होता है? वाइट होता है। वो रंगीन दिखाई पड़ता है जूजेंथेली के कारण। तो जूजेंथेली यदि उस पर से हट जाएगा तो परवाल अपने वास्तविक रंग में आ जाएगा, यानी सफेद दिखाई पड़ने लगेगा। और परवाल के इसी सफेद दिखाई पड़ने की प्रक्रिया को परवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब एक टॉपिक और रह गया, उसको भी जान लीजिए कि भारत में परवाल भित्ति, भारत में परवाल भित्ति, तो भारत में जो परवाल भित्ति है वो 4 जगहों पे है। कितना? 4। पहला अंडमान निकोबार द्वीप। हिमालय में कहां चले गए सर? हिमालय में पानी है ही। अंडमान निकोबार मुंह से निकल जाता है।
यही निकाल लीजिएगा एग्जामिनेशन में, ऐसे ऐसे 10 बार मुंह से निकाल लीजिएगा, 10 क्वेश्चन फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद कक्ष की खाड़ी में है, कक्ष की खाड़ी में है। उसके बाद आपको मिलेगा 2 जगहों पे और, एक जगह इसका है मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, ये 4 जगहों पे भारत में परवाल पाया जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिवली जानना आपको ये जरूरी है कि यहां जो पाया जाएगा वो सर्वाधिक पाया जाएगा, यानी चारों जगहों में सबसे ज्यादा परवाल कहां पाया जाएगा? अंडमान। ये एक क्वेश्चन हो गया। और कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाया जाएगा। क्लियर? अंडमान निकोबार में भारत में परवाल सबसे अधिक भारतीय परिवेश में, विश्व परिवेश में मैं नहीं बात कर रहा हूं। भारत में जो 4 जगह पर परवाल पाए जा रहे हैं, उन चारों जगहों में से सबसे अधिक परवाल कहां पाया जाएगा? अंडमान। और सबसे कम कहां पाया जाएगा? मन्नार, सॉरी, कच्छ की खाड़ी में। और बाकी लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी में, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो हम समझते हैं कि परवाल जो एक छोटा सा टॉपिक था, उसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी बातें थी मैंने उसको बताई आपको। हम समझते हैं कि पूरी बात समझ में आया होगा। हम अगले क्लास में पर्यावरण के कुछ अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।